जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्टीरियो केमिस्ट्री में लास्ट पार्ट अपन ने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको डीएल नामकरण कंप्लीट बता दिया था। लास्ट जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो था आर एस नामकरण। हेडिंग डाल रखी है आर एस नामकरण। तो आर एस का पहले मैं बता देता हूं कि आर को बोला जाता है रेक्टस और एस को लिखा जाता है सिनिस्टर। आर एस नामकरण सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल पढ़ाने वाला हूं, CIP रूल। कौन सा रूल है? CIP रूल। इसको बोला जाता है कौन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। यानी आरएस नामकरण के लिए हमें किसी भी फिशर प्रेक्षेपण सूत्र में परमाणु या समूह उनकी नंबरिंग करनी पड़ती है और इस नंबरिंग के लिए एक नियम काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है CIP। प्रायिकता के लिए ये रूल होता है कौन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फिशर प्रेक्षेपण सूत्र या वेज डेस रिप्रेजेंटेशन में आरएस नामकरण होता किस प्रकार है। देखो, एक तो आरएस नामकरण ऐसे यौगिकों में हो सकता है। मान लीजिए इधर CHO, इधर मैंने दिया CH2OH, इधर H, इधर OH दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसका विन्यास R होगा या S। एक मान लो वेज डेस रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इस प्रकार से दे दिया यौगिक। ये लो, यहां पे अपन ने बना दिया डेस, इधर बना दिया वेज। इधर लिख देता हूं मैं CHO, इधर लिख देता हूं CH2OH, इधर लिख देता हूं OH और इधर लिख देता हूं H। और वही क्वेश्चन मैंने आपसे फिर से किया कि इसका विन्यास R होगा या S होगा। फिशर प्रेक्षेपण सूत्र और यह है वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। किसी भी किरेल केंद्र पर देखो, ये वाला जो आगे का पार्ट है इसको बोला जाता है वेज। ये लाइन है टूटी हुई, इसको बोला जाता है डेस। डेस का मतलब होता है तल के पीछे, यानी ये बंद है, ये इस बोर्ड के पीछे की तरफ है। वेज का मतलब होता है तल के आगे, यानी ये तल के ऊपर की ओर उभरा हुआ है। तो हम इन दोनों प्रकार के यौगिकों में आरएस नामकरण सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें CIP रूल बता देता हूं कि CIP रूल होते क्या है। सबसे पहला नियम यह है कि हमें किसी किरेल कार्बन पर जो 4 परमाणु या समूह दे रखे हैं उनको उनकी प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित करना है। और प्रायिकता का क्रम डिसाइड कैसे होता है? तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसको प्रायिकता सबसे कम दी जाती है। मान लीजिए यहां पर हम एक यौगिक लेते हैं, ये लिख दिया हमने CH3, ये ले लिया H, इधर मैं लिख देता हूं OH, इधर मैं लिख देता हूं Cl। क्वेश्चन है इसमें कि किस प्रकार से इनको प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आप मेरे को बताओ कि इस किरेल कार्बन से जो जुड़े हुए परमाणु हैं, परमाणु की बात कर रहा हूं, कार्बन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। तो इन परमाणुओं को अपन प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि इनमें सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका होता है? ऑक्सीजन का या क्लोरीन का? क्लोरीन का होता है ना 1, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का 2, ये वाला 3 और ये वाला क्या हो जाएगा 4। ये हमने प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित कर दिया इसको। इनमें हमेशा ध्यान रखना कि 4 नंबर वाला कार्बन है, 4 नंबर वाला उसको नीचे की तरफ रखना है। और अपन यहां से देखो 1 2 3, तो R नामकरण तब होता है जब अपनी आंखें इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लॉकवाइज में R और एंटी क्लॉकवाइज में विन्यास क्या आ जाता है सॉरी R और S के लिए हमें देखना है 1 2 3 4 इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो 1
इधर 3, फिर 2 4, ऐसे होगा नहीं तो 1 2 3, यहां से हमें यूं घुमाना पड़ेगा इसको। 4 को छोड़ दो, 1 2 3, तो इस प्रकार से घुमाते हैं तो इसका विन्यास क्या होगा, एस होगा। फिर से ध्यान से सुनो, सबसे पहले किरेल कार्बन पर जो 4 हमें प्रतिस्थापित दे रखे हैं उनको प्रायिकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद हमें ये देखना है कि 4 नंबर वाला नीचे की तरफ है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। ये Cl, इधर लिख दिया Br, इधर लिख दिया CH3 और इधर लिख दिया OH। ये लो, मैंने इसमें पूछा कि इसका विन्यास R होगा या S होगा, तो बताओ देखिए क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है, अंकन करना है। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन में बताओ सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। चलो 1 नंबर दिया, फिर किसका, क्लोरीन का, फिर किसका, ऑक्सीजन का, लास्ट नंबर किसका आएगा, कार्बन का आएगा। बिल्कुल सही है। अब बताओ कि यहां से अपन आरएस नामकरण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 4 नंबर वाले कार्बन को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो 4 नंबर वाले कार्बन को नीचे लाने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं। मैं चाहूं तो इसको 90 डिग्री पर घुमा सकता हूं, जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर सकता हूं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, घुमाने में आपको समस्या आएगी, गलती हो सकती है, तो मैं चेंज करने जा रहा हूं, यही काम आपको करना है। ये लीजिए फर्स्ट चेंज, इन दोनों के बीच में चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 नंबर वाले को नीचे लाना है, यही उद्देश्य होता है अपना। आरएस नामकरण में हमेशा ध्यान रखो कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है 4 नंबर वाला, उसको नीचे लाना है इवन चेंज करते हुए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ Cl, इधर लिख रहा हूं CH3, इधर OH और इधर क्या लिख दिया, हो गया इन दोनों के बीच में चेंज। अब देखो ये 4 नंबर वाला यहां आ गया, ये 1 नंबर वाला, ये 2, ये 3। तो बताओ किसी भी यौगिक में एक चेंज करने से अणु का मूल विन्यास चेंज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 2 चेंज करने से नहीं होता, तो इसमें एक चेंज और करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये किया चेंज। अब हम क्या करेंगे कि चेंज इनमें तो हो गया, अब मैं चेंज इन दोनों में कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, OH चला जाएगा ऊपर, नीचे CH3 है, इधर Br है, इधर Cl है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। 4 नंबर वाले को नीचे लेके आ गए, कितने चेंज करके लाए, 2 चेंज करके लाए। तो बताओ इस अणु में 2 चेंज करने से अणु का मूल विन्यास चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये R है तो ये S होगा, ये वापस R होगा। ये S है तो ये R होगा, ये वापस S होगा। ये D है तो ये D होगा, ये L है तो ये भी L होगा। पता करते हैं, बताओ। इसको मैं ऐसे घुमाऊं 1 3 2 4, या ऐसे बढ़ते क्रम में घुमाऊं 1 2 3। जरूरी नहीं है कि जमाए हुआ है 1 2 3 4 या 4 3 2 1, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 3 2 4, इससे अच्छा ऑप्शन है कि 1 2 3, ये लो, इस 4 को छोड़ दो। तो बताओ 1 2 3 कैसे घुमाया मैंने, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए बताओ इसका विन्यास क्या होगा, R। इसका विन्यास R है तो इसका क्या होगा, S, और इसका S है तो इसका क्या हो जाएगा, R। इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन लिया था उसका विन्यास क्या आ गया, R आ चुका है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। मान लीजिए हमें ये दे रखा है CHO, CH2OH, HOH। वही ग्लिसरेल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है। तो आप इसमें मुझे बताओ कि किसको मैं 1 नंबर दूं और किसको मैं 4 नंबर दूं। सबसे पहला नंबर तो ऑक्सीजन को मिलेगा, ये बात सही है। 4 नंबर इसको मिलेगा। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो अपने हिसाब से तो दोनों को बराबर नंबर मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इस CH2OH में देखो कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है, 1। देखो CH2OH की कहानी ये है, C
H2OH। CHO की कहानी क्या है? CH डबल बॉन्ड O। इस कार्बन में और इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक जुड़ी है, यहाँ ऑक्सीजन दो जुड़ी है। इसको ऐसे लिखा जाता है, एक फिर ये एक, यानी इस कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई दिखती हैं, तो इसको 3 नंबर देना पड़ते हैं, इसको 4 नंबर देने पड़ते हैं। बताओ 4 नंबर प्रायिकता वाला अपने आप ही नीचे आ गया, नहीं आता तो इसमें अपन इवन चेंज करके लाते हैं। बताओ मैं इसको 1 4 3 यूं घुमाऊं, ये 4 क्या सॉरी ये 1 था, ये 4 था, इसको नंबर देना पड़ेगा 2 और इसको देना पड़ेगा 3, ये होगा। तो यहां से यूं घुमाना है इसको 1 2 3, 4 को भूल जाओ 1 2 3, तो कौन सा विन्यास आएगा? ये इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज का एस विन्यास आएगा। तो CHP रूल है, इसमें अपन इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल वेज डेज के लेते हैं। मान लो ये यौगिक दे रखा है CH3, यहां पर दे रखा है C2H5, इधर दे दिया Cl, इधर दे दिया OH। ये इस प्रकार का वेज डेस रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये कीरेल कार्बन है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इस यौगिक का विन्यास R होगा या S। फिशर परिक्षेपण सूत्र में तो आपको आसानी से पता चल गया कि RS में क्या करना है कि 4 नंबर वाले प्रायिकता वाले ग्रुप को नीचे लाना है, इवन चेंज करते हुए, उसके बाद अणु को देखना है कि वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 4 नंबर वाला जो है इसको आप डेस पे रखोगे। जैसे फिशर प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, 4 नंबर वाले को कहां रखना होता है? नीचे। इसी प्रकार इसमें 4 नंबर वाले को कहां रखना पड़ेगा? डेस पे। अब मेरे को ये बताओ कि इन सभी में सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का, 1 नंबर दे दिया। ऑक्सीजन को 2 नंबर दे दिया। दोनों कार्बन कार्बन है। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। इस कार्बन से हाइड्रोजन 2 जुड़े, लेकिन फिर एक कार्बन जुड़ा है। CH3 की कहानी इसी की जुबानी, और ये CH2 CH3। मैं कह रहा हूं कि इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन और इससे 2 हाइड्रोजन, तब तक तो मामला सेम है। इस कार्बन से अगला हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से अगला क्या जुड़ा है? कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन में पहले कौन आता है? कार्बन। तो मेथिल एथिल में पहले कौन आएगा? एथिल। जी हाँ, इसको 3 नंबर और इसको क्या दे दिया? 4 नंबर। अब बताओ मैंने जो एक चीज बताई थी उससे आप क्या समझे? 4 नंबर वाले को कहाँ ले जाना पड़ेगा? डेस पे। तो डेस पे ले जाने का तरीका क्या है? इवन चेंज करते हैं। इवन चेंज के लिए हमें 2 चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 एक इवन सम संख्या है। सबसे पहले मैं इन दोनों में चेंज करने जा रहा हूं। ये लो, CH3 को मैं ले गया डेस पे, Cl अभी भी वेज पे, इधर C2H5 है, लेकिन इधर कौन आ चुका है? OH। अब मैं इसमें करने जा रहा हूं सेकंड चेंज। सेकंड चेंज मान लो इन दोनों के बीच में कर दें, इन दोनों के बीच में कर दें, इन दोनों के बीच में कर दें, कुछ भी कर सकते हो। इतना ध्यान रखना कि 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 4 नंबर वाले को कहाँ रखना था? डेस पे। 4 नंबर वाला डेस पे आ गया, लेकिन एक चेंज से अणु का मूल विन्यास चेंज हो जाता है, तो इसमें एक चेंज और करना है। आप इन दोनों में करो, चाहे इन दोनों में करो, चाहे इन दोनों में करो, आपकी इच्छा। विन्यास में तो कोई चेंज आने से रहा। मान लो हम इन दोनों में करते हैं, क्या आएगा बताओ? CH3, ये डेस, वेज, वेज का आ गया C2H5, इधर आ गया Cl और इधर क्या आ गया? OH। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। किस प्रकार से घुमाओ अणु को बताओ? 1 2 4 3 या 1 3 4 2, ऐसे घूमेगा। 1 2 3, 4 को भूल जाओ। 1 2 3 बताओ किस प्रकार घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या विन्यास होगा? S। क्या विन्यास आएगा? S। मैंने इन दोनों में चेंज करके देखा था,
अब आप कुछ और चेंज करके देखो तब भी समस्या नहीं है। देखो विन्यास ऐसा आ चुका है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। ये लौटा दिया मैंने इसको। एक चेंज करके 4 नंबर वाले को डैश पे ले गए। मान लो मैं इन दोनों में चेंज कर देता हूं। ये लो CH3 है डैश पे, OH को लेके आगे वेज पे, C2H5 है इधर, Cl साहब आगे इधर। इनको नहीं मिला है नंबर 1, इन साहब को 2 नंबर, इनको मिले नंबर 3, इनको मिले नंबर 4। बताओ कैसे घुमाओगे? 1 2 3, फिर वही बात। कौन सा विन्यास आ गया? S। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी में भी चेंज करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। विन्यास ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। तो बताओ इसका विन्यास S है तो इसका क्या होगा? R होगा। इसका R है तो इसका क्या होगा? S। यानी हमने S में एक चेंज किया तो R आया, R में फिर चेंज किया, इसका मतलब क्या आया? S। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसका RS नामकरण पता करने का रूल है कि 4 नंबर वाले को कहाँ रखना पड़ता है? डैश में। यदि 4 नंबर वाला डैश पे नहीं है तो उसको सम संख्या में चेंज करते हुए वहां तक ले जाते हैं। फीचर प्रोजेक्शन दे रखा है तो उसमें सम संख्या में चेंज करते हुए 4 नंबर वाले को कहाँ लेके आते हैं? नीचे लेके आते हैं। जी हाँ, आप नोट डाउन करो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये लो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं। किताब के क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि किसका क्या है। पहला क्वेश्चन है BrCFClH। इसकी तुलना करनी है BrCClFH। चलो 1 बाय 1 करते हैं। हमें करना क्या है कि ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं या नहीं है, और इसके साथ इसका RS नामकरण भी बताना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है क्या और इनका RS नामकरण बताना है। ये R है, ये S है तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। ये D है, ये L है तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। समझ रहे हो ना? ये R और ये S हैं तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। ये D है, ये L है तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब रूप है। दोनों का विन्यास R आ जाए, दोनों का S आ जाए, दोनों का D या दोनों का L आ जाए, तब वो प्रतिबिंब रूप नहीं है, वो फिर एक जैसे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल, इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस क्लोरीन को मैं इधर और फ्लोरीन को इधर लिख देता हूं तो ये वाला यौगिक आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस कीरेल कार्बन पर एक चेंज करने से ये बना। तो बताओ किसी भी कीरेल कार्बन पर एक चेंज करने से अणु का मूल विन्यास चेंज होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि ये R है तो वो S होगा, ये D है तो वो L होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। अब हम पता कर लेते हैं कि इसका विन्यास है क्या। बताओ 1 नंबर किसको दूं? ब्रोमीन को। 2 किसको? क्लोरीन को। 3 किसको? 4 हाइड्रोजन को। बताओ ये R होगा, गैस पता चल रहा है क्या? नहीं चलेगा। वेज डैश में 4 नंबर को डैश पे ले जाते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन में कितने पर ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। तो मैं इस 4 वाले को नीचे ला रहा हूं, इसके लिए इसमें एक चेंज कर रहा हूं। ये लो फर्स्ट चेंज। फर्स्ट चेंज में मैंने क्या किया? H को नीचे, Cl को ऊपर, F इधर, Br इधर। अब मैं करने जा रहा हूं सेकेंड चेंज। सेकेंड चेंज मान लो इन दोनों के बीच में कर दिया। F इधर, Br इधर, H नीचे, Cl इधर। 1 2 3 ये 4। ये लोणों को पकड़ के यूं घुमाया तो ये विन्यास आ चुका है S। ये S है तो ये R है, ये R है तो ये S है, ये S है तो ये R है। कुछ पता चला क्या? सोच के देखो। अरे कुछ पता चला क्या? इसमें 4 नंबर प्रायिकता वाले ग्रुप को नीचे लाना था, इसके लिए मैंने इसमें 2 चेंज कर दिए, एक ये दूसरा। ऐसा करने से मुझे पता चला कि इसका विन्यास है S। तो ये S है तो ये क्या होगा? R। ये R है तो ये क्या होगा? S। अब इसका विन्यास S है तो उसका R क्यों है? क्योंकि देखो
इस क्लोरीन को इधर, फ्लोरीन को इधर लिखा, तो किसी भी अणु में एक चेंज करने से अणु का मूल विन्यास चेंज हो जाता है। आज जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ चेंज करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है और स्टीरियो केमिस्ट्री समझने में कहीं पर दिक्कत आती है तो वो यही टॉपिक है दिक्कत वाले। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, लेकिन समझने की कोशिश करना, ताकि आपकी जब स्कूल खुले तो इस पार्ट में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए। ऐसा सोच लो कि पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल और रख देता हूं आपके सामने, ये लीजिए, ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है कि इन दोनों में हमको आर एस नामकरण करके बताना है और एक चीज ये भी बताना है कि यह दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग है। यानी दोनों का विन्यास आर होगा तो ये एक जैसे हैं, दोनों का एस होगा तब भी एक जैसे हैं। एक आर और एक एस है, इसका मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब रूप। फिर मैं वही बात है वो एक फ्लोरीन क्या क्लोरीन है, सॉरी थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूं मैं। ये लो यहाँ पे क्लोरीन है, इसको 1 नंबर, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, 2 नंबर फ्लोरीन को, 3 नंबर इसको, 4 नंबर हाइड्रोजन को। 4 नंबर को मैं नीचे लाऊंगा, पहला चेंज। अब मैं करूंगा नहीं, डायरेक्ट यही कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन को नीचे, क्लोरीन को ऊपर ले गया, ये एक चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन को इधर और फ्लोरीन को उधर ले गया, ये मेरा दूसरा चेंज है। और यहां से मैंने इसको घुमा दिया, 1 2 3 4, ये लो कौन सा विन्यास आ गया, आर आ गया। क्लोरीन 1 नंबर, फ्लोरीन 2 नंबर, कार्बन 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर। 4 नंबर वाले को नीचे लाना है, 2 चेंज करके, ये लो पहला चेंज किया, हाइड्रोजन को मैं यहां लाया, CH3 को यहां ले गया। दूसरा चेंज कर रहा हूं मैं, क्लोरीन को ले गया ऊपर, फ्लोरीन को लेके आ गया नीचे, यहां से 1 2, उसके बाद ये 4 और 3, यूं घूमेगा 1 2 3। तो बताओ इसका विन्यास क्या आ रहा है, वही क्लॉकवाइज क्या होगा, आर। इसका मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो इस प्रकार से आर और एस विन्यास अपन आसानी से कर सकते हैं। DL नामकरण मैंने आपको बता दिया, RS नामकरण बता दिया। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए अब अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा EZ नामकरण। और EZ नामकरण के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रेसिमिक मिश्रण, और रेसिमिक मिश्रण के बाद अपना लास्ट टॉपिक रहेगा सरूपण समावयवता, यानी कन्फर्मेशन आइसोमर। तो कन्फर्मेशन आइसोमर में अपन एक तो लेंगे एथेन, एथेन में ग्रसित और सांतरित रूप पढ़ेंगे, उसके न्यूमान और सहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन साइक्लोहेक्सेन लेंगे और उसमें भी कन्फर्मेशन आइसोमर बनाएंगे, चेयर फॉर्म बनेगी, बोट फॉर्म बनेगी, एक्सियल हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लगभग आपने 300 सब्सक्राइब दे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो लाइक मिलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत खुशी है। और आप यही अच्छा टाइम है कि कोरोना के खिलाफ जब देश इतनी मुसीबत में लड़ाई झेल रहा है, उस स्थिति में सबसे अच्छी अपन देश की कोई मदद कर सकते हैं तो वो मदद यही है कि अपन घर पे बैठे रहें, बाहर घूमने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप आराम से घर पे बैठ के रोज वीडियो देख के, विशेष तौर से मैं ये 12th साइंस वालों के लिए बता रहा हूं। देखो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपकी स्कूलें जुलाई में खुली और मान के चलो कि जून तक उम्मीद करो, मैं जुलाई मानो, तो जुलाई से लेकर दिसंबर सिर्फ आपके पास 6 महीने हैं। उसमें भी दिसंबर में आप मान के चलो कि हाफ ईयरली आ जाती है, जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, मार्च में मेन एग्जाम। 5 महीने में आपका सिलेबस ढंग से नहीं हो सकता, चाहे कितने भी एक्स्ट्रा क्लास ले लें। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, स्कूल में अपना ये रूल रहता है कि अपन फरवरी या मार्च में
12th शुरू कर लेते हैं और अपने जुलाई तक आता है तो लगभग 4 या 5 चैप्टर हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि अपनी 12th शुरू हो चुकी है, 4 या 5 चैप्टर हैं, ये अपन को जुलाई से पहले कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ज्यादा पढ़ने पड़े तब भी अपन पढ़ेंगे। तो आप हमेशा वीडियो देखते रहें और विशेष तौर से इन चीजों को नोट डाउन करें। पढ़े, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लें। जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी उसके बाद इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने अभी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई, ये केवल 12th की है। ग्रेजुएशन की स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसका वीडियो लेक्चर भी मैं डालूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अपन जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे तब उस पर बीएससी एमएससी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं।